वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओस्मोसिस एंड ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में। ये हमारी लास्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी। 3 हम पढ़ चुके हैं जिनके नाम थे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। इन सब में हमने एक चीज़ कॉमन देखी जिसकी वजह से ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं कि ये सारी प्रॉपर्टीज़ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व पर डिपेंड करती हैं, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर। वैसे ही है ओस्मोसिस या ओस्मोटिक प्रेशर, ये प्रॉपर्टी भी ऐसी है, ये भी सॉल्यूट के अमाउंट पर डिपेंड करती है, ना कि उसके नेचर पर। चलिए देखते हैं कि ओस्मोसिस क्या होता है। तो हमने हमारे घर पर काफ़ी फिनोमेना देखे हैं, जैसे कि रॉ मैंगो श्रिवल व्हेन पिकल्ड इन ब्राइन, कि कच्चे आम को जब ब्राइन में यानी सॉल्ट वाटर में डालते हैं तब वो सिकुड़ जाता है। विल्टेड फ्लावर्स रिवाइव व्हेन प्लेस्ड इन फ्रेश वाटर, एक मुरझाया हुआ फूल रिवाइव मतलब फिर से खिला हुआ हो जाता है जब फ्रेश वाटर में डाल देते हैं। ब्लड सेल्स कोलेप्स, सिकुड़ जाते हैं जब उन्हें सेलाइन यानी नमक के पानी में डाल देते हैं। इस सब में एक चीज़ कॉमन है कि ये सारे के सारे मेम्ब्रेन्स से बने हुए सब्सटेंस थे, और वो मेम्ब्रेन एनिमल या वेजिटेबल ओरिजिन कहीं की भी हो सकती है। और ये मेम्ब्रेन नेचुरल भी होती है और सिंथेटिक भी होती है। नेचुरल जैसे कि पिग स्प्लैटर या पार्चमेंट पेपर, और सिंथेटिक जैसे कि सेलोफेन। लेकिन ये मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है? ये एक शीट्स का नेटवर्क होता है, शीट्स या फिल्म्स का कंटिन्यूस नेटवर्क, मतलब बहुत सारी शीट्स एक दूसरे के ऊपर रखी हों, लेकिन ये शीट्स कुछ माइक्रोस्कोपिक होल्स के साथ आती हैं, मतलब कि ये शीट्स फिल्टर कर सकती हैं। जैसे कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स, जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स, ये पास कर सकते हैं उन होल्स में से जो कि शीट्स में हैं, लेकिन बड़े मॉलिक्यूल्स जैसे कि सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स वो नहीं जा सकते। तो ये एक फिल्टर टाइप सब्सटेंस है। और ऐसी मेम्ब्रेन्स को जो कि किसी एक चीज़ को जाने देती हैं और दूसरी को नहीं, उन्हें कहते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन्स, SPM। जैसे एज्यूम करते हैं कि एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के बीच में। ध्यान दें इन वर्ड्स पर, सॉल्वेंट पर, प्योर सॉल्वेंट के और सॉल्यूशन के बीच में एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन रखी हुई है। तो उसमें से सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं और वो पास करके सॉल्यूशन में फ्लो कर जाएंगे, वो चले जाएंगे क्योंकि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, और इस फ्लो को कहेंगे ओस्मोसिस। जैसे कि इस डायग्राम में था, इस फनल के अंदर सॉल्यूशन है और इस बीकर में प्योर सॉल्वेंट है। तो सॉल्वेंट बीकर में से फ्लो करके सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में चला जाएगा और इस फनल में लिक्विड की हाइट इंक्रीज कर जाएगी। इस हाइट से हम प्रेशर निकाल लेते हैं और उस प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर कहते हैं। इसे हम बाद में समझेंगे, पर अभी आप ये समझिए कि ओस्मोसिस सॉल्वेंट के फ्लो को कहते हैं। जब सॉल्वेंट सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्यूशन में फ्लो कर जाता है उसे ओस्मोसिस कहते हैं। और इसे दूसरी तरह से ऐसे समझा जा सकता है कि द फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ओस्मोसिस। क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेंट लो कंसंट्रेशन में है, इस सॉल्वेंट में कोई सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं है, इसलिए इसका कंसंट्रेशन कम है, जबकि सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज़्यादा है क्योंकि उसमें सॉल्यूट डिसॉल्व है। इसीलिए फ्लो ऑफ एनी सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन इज नोन एज ओस्मोसिस। सॉल्वेंट का फ्लो करना सॉल्यूशन में थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज नोन एज ओस्मोसिस। और ये फ्लो तब तक होगा जब तक कि एक इक्विलिब्रियम अटेन ना हो, मतलब कि तब तक जब तक दोनों का ही कंसंट्रेशन सेम ना हो जाए। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के दोनों साइड कंसंट्रेशन जब तक सेम ना हो जाए तब तक ये फ्लो होता रहेगा। लेकिन इक्विलिब्रियम से पहले ही अगर ये फ्लो रोकना हो, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट अगर रोकना हो इक्विलिब्रियम से पहले ही, तो एक एक्स्ट्रा फोर्स अप्लाई करना रहता है। वो एक्स्ट्रा फोर्स कहलाता है ओस्मोटिक प्रेशर। जैसा कि हमने उस डायग्राम में देखा था कि वो प्रेशर सॉल्वेंट के सॉल्यूशन में एंटर करने की वजह से था। अब उतना ही हम प्रेशर ऊपर से जब लगा दें एक्सटर्नली, तो सॉल्वेंट का फ्लो इनटू द सॉल्यूशन रुक जाएगा। अगर उतना ही हम प्रेशर लगा दें एक्सटर्नली जितना कि सॉल्वेंट के एंटर होने की वजह से बना है, तो सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा और उस प्रेशर को कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ये फ्लो ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ये ओस्मोसिस की वजह से होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जो याद रखना है वो यही है कि ये फ्लो हमेशा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ ही जाता है। अब बढ़ते हैं इसके कैलकुलेशन पार्ट की तरफ।
ओस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पर, जैसे कि सभी दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज भी डिपेंड करती हैं। अब हम फाइनली देखते हैं कि ओस्मोटिक प्रेशर की डेफिनेशन क्या होती है। वो एक्सेस प्रेशर जो अप्लाई करना पड़ेगा सॉल्यूशन पर जिससे कि ओस्मोसिस रुक जाए। जैसा पहले डायग्राम में भी हमने देखा था कि वो प्रेशर जितना कि हम लगाएं जिससे सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एंटर ना हो, ओस्मोसिस ना हो, उस प्रेशर को कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। हम इस डायग्राम से भी समझ लेते हैं कि एक बीकर में सॉल्यूशन है, दूसरे में सॉल्वेंट है, बीच में परमिएबल मेम्ब्रेन है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन के थ्रू सॉल्वेंट सॉल्यूशन में एंटर करेगा, लेकिन अगर सॉल्यूशन पर हम एक्सेस प्रेशर लगा दें तो वो एंटर नहीं करेगा। तो कितना प्रेशर हम लगाएं जिससे कि सॉल्वेंट एंटर ना करे, उस प्रेशर को कहते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ओस्मोटिक प्रेशर एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ये भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट ऑफ मॉलिक्यूल्स पर, ना कि सॉल्यूट के नेचर पर। एक डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, एक आइडियल सॉल्यूशन के लिए ओस्मोटिक प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलैरिटी के। ध्यान दें इस बात पर कि पिछली दो प्रॉपर्टीज में मोलैलिटी थी, पर यहाँ पर मोलैरिटी है। ये भी एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही पता किया गया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर मोलैरिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, जिसे C से इंडिकेट करेंगे और टेम्परेचर को T से। तो ओस्मोटिक प्रेशर जिसका ये सिंबल रहता है, ये इक्वल होगा CRT के, और कांस्टेंट आ जाएंगे ये RT गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। उसके बाद अगेन इसे सिंप्लीफाई करेंगे और C की वैल्यू रखेंगे, मोलैरिटी की वैल्यू रखेंगे, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर्स, और अगेन उसे सिंप्लीफाई करेंगे, मोल्स को मास अपॉन मोलर मास के टर्म्स में लिखेंगे, और फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा ओस्मोटिक प्रेशर का ये। उसके बाद अगेन जैसा हम अभी तक करते आ रहे हैं कि इस सबको मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट की टर्म्स में लिखेंगे, क्योंकि हमें फाइनली यही फाइंड करना था। तो हमारी फाइनल इक्वेशन ये आ जाएगी। और अगेन हमें एक और तरीका मिला जिससे कि हम मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉलिड सॉल्यूट निकाल सकते हैं। ओस्मोटिक प्रेशर के थ्रू मोलर मास निकाला जाता है प्रोटीन्स का, पॉलीमर्स का और दूसरे मैक्रोमोलिक्यूल्स का। ओस्मोटिक प्रेशर के थ्रू मॉलिक्यूलर मास निकालना काफ़ी एडवांटेजियस होता है, क्योंकि इसमें मोलैरिटी है और ये सब रूम टेम्परेचर पर कैलकुलेशन की जा सकती है, और ओस्मोटिक प्रेशर की न्यूमेरिकल वैल्यू मैग्नीट्यूड में ज़्यादा आती है, जिससे कि कैलकुलेशंस ईजी हो जाती है। और पर्टिकुलरली बायोमोलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने में ओस्मोटिक प्रेशर का ही यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये हायर टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रहते, बायोमोलिक्यूल्स हायर टेम्परेचर पर स्टेबल नहीं रहते, और पॉलीमर्स की पुअर सॉल्युबिलिटी रहती है। इन वजह से ओस्मोटिक प्रेशर सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है इनकी मॉलिक्यूलर मास निकालने में। अब नई टर्म हम सीखते हैं जिसका नाम है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। वो दो सॉल्यूशन जिनके ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो वो होते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। बहुत इजी है ये। वो दो सॉल्यूशन जिनका ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो, ओस्मोटिक प्रेशर सेम हो मतलब उनका कंसंट्रेशन सेम हो, और अब कंसंट्रेशन सेम है तो जब ऐसे दो सॉल्यूशन को सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू सेपरेट करेंगे तो फ्लो कहीं से भी कहीं तक नहीं होगा, फ्लो नहीं होगा उनके बीच, क्योंकि कंसंट्रेशन सेम है। आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे कि जो फ्लूइड ब्लड सेल्स के अंदर रहता है वो आइसोटोनिक है 0.9% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के, मतलब ये दोनों कंसंट्रेशन में सेम होंगे, आइसोटोनिक होंगे, दोनों का ओस्मोटिक प्रेशर सेम होगा। और इस 0.9% मास बाय वॉल्यूम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को कहेंगे नॉर्मल सैलाइन सॉल्यूशन, क्योंकि इसे इंजेक्ट किया जा सकता है इंट्रावीनसली। इसे इसलिए इंजेक्ट किया जा सकता है क्योंकि ये ब्लड के फ्लूइड के कंसंट्रेशन से मैच करता है और कोई फ्लो नहीं होगा अगर ये इंजेक्ट किया जाए तो। लेकिन अगर 0.9% से ज़्यादा कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन इंट्रावीनसली हमने इंजेक्ट किया अपनी बॉडी में तो सेल्स पानी निकल जाएगा, फ्लो हो जाएगा वाटर का थ्रू द सेल की मेम्ब्रेन से, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा और इस वजह से सेल श्रिंक हो जाएंगे। ऐसे सॉल्यूशन को जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है उसे हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं, और अगर कंसंट्रेशन कम हुआ 0.9% से तो उसे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। ऐसे केस में जब हाइपोटोनिक हो सॉल्यूशन मतलब 0.9% से कम हो उसका कंसंट्रेशन, तो पानी
सेल्स के अंदर जाएगा, क्योंकि इस केस में कंसंट्रेशन सेल्स का ज़्यादा होगा और बाहर कम। इस वजह से पानी सेल्स के अंदर जाएगा सॉल्यूशन में और फिर वो स्वेल कर जाएंगे, सेल्स स्वेल कर जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2.11 में सब कुछ दिया हुआ है, हमें बहुत इजीली मोलर मास ऑफ प्रोटीन निकालना है जो कि डायरेक्ट फॉर्मूला से आ जाएगा। बस इसमें सॉल्व क्या करना है कि वॉल्यूम 200 सेंटीमीटर क्यूब में दी हुई है, इससे पहले हम लीटर में करेंगे और सारी की सारी वैल्यूज़ एज इट इज़ रख देंगे। और याद रखें कि गैस कांस्टेंट लीटर बार पर मोल पर केल्विन की यूनिट में लिया जाएगा। अब बात करते हैं उन फिनोमेना की जो हमने बिगनिंग में बात की थी। एक कच्चा आम जब कंसंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालते हैं तो वो पानी क्यों लूज कर देता है? इसीलिए क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा है, इसलिए रॉ मैंगो का वाटर लो कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में जाएगा और पानी छोड़ देगा ओस्मोसिस के थ्रू, और पानी छोड़कर सुकड़ जाएगा, श्रिवल कर जाएगा। ऐसे ही एक विल्टेड फ्लावर, मुरझाया हुआ फूल, वो भी रिवाइव कर जाएगा फ्रेश वाटर आने से, क्योंकि अब कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है और बाहर का पानी फ्लावर के अंदर जाएगा और उसे रिवाइव कर देगा, उसे फिर से खिला हुआ बना देगा। ऐसे ही एक फ्लावर की तरह ही कैरेट का भी सेम है कि उसे जब पानी में रख देंगे तो वो भी रिवाइव कर जाएगा अगर वो ख़राब है, क्योंकि उस केस में भी पानी उसके अंदर जाएगा, उसके सेल के अंदर ओस्मोसिस के थ्रू, और उसे फिर से फ्रेश एंड फर्म बना देगा। अब बात करते हैं उस सॉल्ट सॉल्यूशन की। When placed in water containing less than 0.9% salt, blood cells swell due to flow of water in them by osmosis. जब ब्लड सेल्स उस सॉल्यूशन में रखे जाएं जो कि 0.9% से ज़्यादा है कंसंट्रेशन में, तो सेल्स स्वेल कर जाएंगे, क्योंकि बाहर का पानी अंदर आ जाएगा। कंसंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, इसलिए बाहर का पानी लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में आ जाएगा और ब्लड सेल्स स्वेल कर जाएंगे। और दूसरी तरफ अगर बाहर का कंसंट्रेशन 0.9% से ज़्यादा है तो ब्लड सेल्स में से वाटर निकलेगा और बाहर हायर कंसंट्रेशन में जाएगा, जिसकी वजह से ब्लड सेल्स श्रिंक कर जाएंगे। जैसे कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा सॉल्ट खाते हैं उनके ब्लड में वाटर रिटेंशन हो जाता है, उनके ब्लड सेल्स वाटर निकाल देते हैं टिश्यूज़ में से या फिर इंटरमोलिक्यूलर स्पेस में से ओस्मोसिस के थ्रू, और इसका रिजल्ट क्या होता है? इडेमा, जो कि स्वेलिंग या पफीनेस की वजह से आ जाती है बॉडी पे। ओस्मोसिस का दूसरा एग्जाम्पल है वाटर मूवमेंट फ्रॉम सॉइल इनटू प्लांट रूट्स एंड सब्सिक्वेंटली इनटू अपर पोर्शन ऑफ द प्लांट। एक प्लांट में वाटर रूट से अपर पोर्शन तक ओस्मोसिस के थ्रू ही पहुंचता है। हायर कॉन्सेंट्रेशन और लोअर कॉन्सेंट्रेशन देखकर फ्लो होता है वाटर का। लास्ट एग्जाम्पल है कि मीट या फिर फ्रूट्स को प्रिजर्व करने के लिए मीट पर सॉल्ट और फ्रूट्स पर शुगर क्यों ऐड करते हैं? क्योंकि जब सॉल्ट या शुगर डाल देते हैं तो बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाता है। बाहर कंसंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से अंदर का वाटर निकल कर बाहर आ जाता है हायर कंसंट्रेशन पर, जिसकी वजह से मीट या फ्रूट में पनप रहे बैक्टीरिया मर जाते हैं पानी की कमी की वजह से, और मीट या फ्रूट सेफ हो जाता है खाने के लिए। तो ये थे कई सारे एग्जाम्पल्स जिन पर ओस्मोसिस अप्लाई होता है। और अब हम बात करते हैं रिवर्स ओस्मोसिस की, जो कि आपने कई बार सुना होगा, जो हमारे वाटर प्यूरिफायर्स में लगे रहते हैं, RO, वही होता है रिवर्स ओस्मोसिस। तो अभी तक हमने ओस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ा था, वो ये था कि फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन को रोकने के लिए जितना प्रेशर, एक्सेस प्रेशर लगता है, वो होता है ओस्मोटिक प्रेशर। पर क्या होगा अगर ये प्रेशर हम बढ़ा दें, मतलब उतने से और ज़्यादा लगाएं? एक बार जब फ्लो रुक गया उसके बाद भी हम अगर प्रेशर लगाते रहें तो क्या होगा? दैट मीन्स अगर फ्लो रुकने के बाद भी हम प्रेशर लगाएं, अगर और ज़्यादा प्रेशर लगाएं तो क्या होगा? तो होगा ये कि फ्लो अपोजिट साइड में होने लगेगा। पहले जो लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन में फ्लो हो रहा था, अब हायर से लोअर में होगा। अब सॉल्यूशन में से सॉल्वेंट निकलेगा और वो प्योर सॉल्वेंट की साइड फ्लो करेगा। इस फेनोमेना को कहेंगे रिवर्स ओस्मोसिस, और ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूटिलिटी का फेनोमेना है। रिवर्स ओस्मोसिस से सी वाटर का डिसैलिनेशन किया जा सकता है, मतलब कि सी वाटर में से उसका खारापन निकाला जा सकता है। ये करने के लिए कुछ इस टाइप का सेटअप लगेगा। जब प्रेशर ज़्यादा लगा देंगे ओस्मोटिक प्रेशर से,
तो प्योर वाटर निकल कर आ जाएगा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। कई तरह की मेम्ब्रेन्स होती हैं जो ऐसा करने में यूज़ होती हैं। जैसे इस डायग्राम में देखें कि एक साइड सॉल्ट वाटर है और दूसरी साइड फ्रेश वाटर। तो जब पिस्टन से हम प्रेशर ज़्यादा देंगे, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा, तो उल्टा हायर कंसंट्रेशन वाला सॉल्ट वाटर फ्रेश वाटर की साइड जाएगा जो कि लोअर कंसंट्रेशन में है। यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन सॉल्ट वाटर का है। सॉल्ट वाटर को सॉल्यूशन कहेंगे क्योंकि इसमें सॉल्ट भी है और वाटर भी है। तो इस सॉल्ट वाटर का सॉल्वेंट मतलब कि प्योर वाटर निकलेगा, वो फ्रेश वाटर की साइड जाएगा जो कि लोअर कंसंट्रेशन में है। इस वजह से सॉल्ट वाटर में से बस सॉल्ट बचेगा और वाटर पूरा फ्रेश हो जाएगा और दूसरे आउटलेट में निकल जाएगा। अभी ये जो प्रेशर लगता है रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए, ये बहुत ज़्यादा होता है। तो मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा वर्केबल, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि ये सपोर्ट दे सके। इसलिए यहाँ जो मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है वो होती है ए फिल्म ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट प्लेस्ड ओवर ए सुइटेबल सपोर्ट। एक सुइटेबल सपोर्ट के ऊपर सेल्यूलोज एसीटेट की फिल्म लगाई जाती है। ये सेल्यूलोज एसीटेट परमिएबल होता है वाटर के लिए, लेकिन ये इम्प्योरिटीज़ को नहीं जाने देता। इम्प्योरिटीज़ या आयंस को जो कि सी वाटर में होता है उन्हें ये रेस्ट्रिक्ट करता है। तो कुछ नहीं, इसमें आपको बस यही याद रखना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस में कौन सी मेम्ब्रेन यूज़ की जाती है, तो वो है सेल्यूलोज एसीटेट। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर होता जा रहा है डिसैलिनेशन के लिए। इसके बड़े बड़े प्लांट्स लग रहे हैं डिसैलाइन करने के लिए सी वाटर को, जिससे कि वाटर की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सके। अब एक बार इस सब को रिवाइज कर लेते हैं। तो अभी तक हमने ऑस्मोसिस, ऑस्मोटिक प्रेशर और रिवर्स ऑस्मोसिस तीन ही चीज़ें पढ़ी हैं। ऑस्मोसिस का मतलब होता है फ्लो ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, या फिर हमारे सॉल्यूशन की टर्म्स में अगर देखें तो सॉल्वेंट, प्योर सॉल्वेंट का फ्लो फ्रॉम सॉल्वेंट टू द सॉल्यूशन। सेकेंड थिंग था ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर वो एक्सेस प्रेशर जिससे हम रोक सकें सॉल्वेंट का फ्लो थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इनटू द सॉल्यूशन। ये ऑस्मोटिक प्रेशर मोलरिटी पे डिपेंड करता है। इसका फॉर्मूला CRT है। और जब प्रेशर और ज़्यादा लगाएं, सॉल्वेंट के फ्लो के रुकने के बाद भी अगर प्रेशर लगाएं तो रिवर्स ऑस्मोसिस होने लगता है, जिसमें कि सब्सटेंस हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाने लगता है। और ये रिवर्स ऑस्मोसिस बहुत ज़्यादा यूजफुल है सी वाटर को डिसैलिनेट करने के लिए। और एक और बात कि ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ज़्यादा यूजफुल है सॉल्यूट का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करने के लिए। अब हम बढ़ते हैं इंडेक्स क्वेश्चन की तरफ। ये सारे ही बहुत इजी हैं, तो इन्हें आप समझ लीजिए, आप इन्हें खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। और अगर मैं इनका सॉल्यूशन यही बता दूं तो आप एफर्ट्स नहीं लगाएंगे और आप सीख नहीं पाएंगे। तो इन्हें समझिए, फिर आप खुद ट्राई करिए। और फिर भी अगर आप चाहते हैं कि मैं इनका सॉल्यूशन बताऊं तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो इंडेक्स क्वेश्चंस की बना दूंगी। इसके अलावा एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास भी है सिलेबस में, पर वो इस ईयर CBSE ने डिलीट करवा दिया है, तो वो इस ईयर नहीं है। लेकिन फिर भी किसी को अगर समझना हो वो, तो वो भी कमेंट में मुझे बता दीजिए, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। पर अभी के लिए ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।